अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का बाइस बनेगी। आज के प्रोग्राम में भी बहुत से मामलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन 11 साल पहले आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अवाम आज उनकी 11वीं बरसी मना रहे हैं। इस मौके पर एक बड़ी तकरीब भी होगी, उसमें क्या कुछ होगा ये भी हम देखेंगे कि जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है उसके जो कायदीन हैं वो क्या खिताब करते हैं मौजूदा हालात में। लेकिन सबसे अहम नुकता कि जयाले आज भी अपनी रहनुमा को, शहीद रहनुमा को याद करते हैं और पुरानी पीपल्स पार्टी का तज़किरा करते हैं। पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत क्या पिछले जो जयालों से के साथ वाबस्तगी थी, जो मोहब्बत थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, उसको लौटा सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। प्रोग्राम में जी मुख्तलिफ मामलात पे बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद राजपर हमारे साथ कराची से हैं, फ़ज़ल तवाब हमारे साथ कोयटा से हैं, सैयद नवीद जमाल इस्लामाबाद से हैं, ज़हीर अब्बास मुल्तान से हैं, इकराम होती साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में कुछ हम तज़किरा करेंगे। कराची में लगाए गए आर ओ प्लांट्स जो हैं उनमें बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इससे पहले जो सिंध भर में आर ओ प्लांट्स लगाए गए थे उनमें भी बेज़ाब्तियाँ थी और ये भी खबरें आई थी कि एक जो प्लांट है उसकी कीमत को 2 बार वसूल किया गया है, सरकारी ख़जाने पे 2 बार बोझ पड़ा है। अब की बार ये बेज़ाब्तियाँ कैसी हैं, इससे मुतालिक भी हम जानेंगे। महकमा तालीम बलोचिस्तान में जाली PF स्लिप्स बना के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। जाली PF स्लिप्स के बाद रिफ़ंड किए गए पैसे, ये मामला क्या है, कितना नुकसान पहुँचा है, ये हम फ़ज़ल तवाब कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। रेलवेज़ डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने 5 साल का ऑडिट कराने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर रेलवे ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये ऑडिट क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है और नुकसान का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा? क्या ये थर्ड पार्टी ऑडिट होगा या फिर इंटरनल ऑडिट होगा? इसके साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में जामिया ज़करिया और जो ख़वातीन यूनिवर्सिटी है उसमें माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ कर चुके हैं। ये माली बेज़ाब्तियाँ कैसी हैं, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। और 294 अरब रुपए का मुल्तान सक्खर मोटरवे का मुआहिदा था, इसमें पाकिस्तान को नुकसान किस तरीके से हुआ, कितने जावियों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, ये भी हम इकराम होती साहब से जानेंगे। सबसे पहले वहीद राजपर साहब आपकी तरफ आएंगे। कराची में आर ओ प्लांट्स लगाने का मामला है, जो माली साल 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसमें बेज़ाब्तियों का इंकशाफ है। 1 अरब 64 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऑडिट हुकाम को पेश ही नहीं किया गया। हमने देखा कि पानी के मामले पे वाटर कमीशन भी मौजूद है सिंध में, और फिर इसके साथ साथ पहले हाई कोर्ट की एक कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी। उस वक्त भी आर ओ प्लांट्स की तनसीब में फ्रॉड हुआ था। अब ये रिकॉर्ड पेश ना करना, क्या इसको करप्शन ही गर्दाना जा रहा है? देखें फैसल साहब, ये कराची में जो है आर ओ प्लांट लगाए गए थे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, ये माली साल 2015-16 की रिपोर्ट है। ऑडिट अकाम की जानब से ऑडिट हुई है इस गुज़श्ता माली साल में, माली साल 2017-18 में। ये ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया है कि कराची जैसे शहर में जो आर ओ प्लांट लगाए गए थे उसमें भी जो है वो करप्शन हुई है, माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, रिकॉर्ड मांगा गया तो रिकॉर्ड नहीं दिया गया। 1 अरब 64 करोड़ के जो है ये स्कैंडल है लियारी में लगाए गए थे, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। वहाँ पर जियालों को या लियारी के जो बासी हैं उनको मीठा पानी मुहैया करने के लिए, साफ़ पानी मुहैया करने के लिए ये बड़ा मंसूबा था। इसी तरह जो सदर टाउन में भी जो है ये आर ओ प्लांट लगाए गए थे, गिरदरी में लगाए गए थे। तो मुख्तलिफ कराची के जो टाउन्स हैं वहाँ पर ये आर ओ प्लांट लगाए गए थे, उसमें माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जो है रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। जो अखराजात हुए हैं उनका रिकॉर्ड मांगा गया तो वो भी हिसाब किताब जो है ऑडिट अकाम को मुहैया नहीं किया गया। फैसल साहब, ये तो देखें ना, कराची में जो है आर ओ प्लांट्स में करप्शन सामने आई है। मिट्टी, सक्खर, ठट्टा, बद्दीन, सजावल समेत दीगर सिंध भर के जो शहर हैं वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 500 से ज़ायद जो है वो आर ओ प्लांट लग चुके हैं और दूसरों पर जो है काम जारी है। तो ये तो वहाँ पर जो आर ओ प्लांट्स की पोजीशन क्या होगी, वहाँ भी अरबों रुपए जो है खर्च हो चुके हैं और अरबों रुपए और भी इस रवां माली साल की जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें भी जो है ये बजट मुख्तस है। तो
क्या सूरत हाल होगी। मेंटेनेंस के नाम पर जो है वो करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं इस आरओ प्लांट्स की मेंटेनेंस पर, लेकिन कोई रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा है। उस पर जो है कारकर्दगी पर जो आरओ प्लांट्स उसकी कंपनी निजी शोबे के तावन से जो उनकी मेंटेनेंस की जा रही है उस पर भी जो है सवालात जो है उठाए जा रहे हैं। कराची में ये अहम जो पीपल्स पार्टी की जानिब से मंशूर में भी जो गुज़िश्ता इलेक्शन में गिनवाया गया था कि हमने बड़ा काम किया, आवाम को जो है मीठे पानी की जो है सहूलत दी, अरबों रुपए लगाए आरओ प्लांट्स पर, तो उसमें भी जो है ये बड़ा स्कैंडल सामने आया। इस पर सवालिया निशान पहले ही उठ रहे थे, लेकिन ऑडिट हकाम ने भी जो है इसकी तस्दीक कर दी है कि ये उस पर इसमें माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। जी अच्छा, वही 2015-16 की जो रिपोर्ट थी उसमें भी 1 अरब 64 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई थी। अब की बार जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं, जो रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, उसमें क्या सिरे से बिल्कुल कुछ पेश ही नहीं किया गया, या फिर एक तरीका ये भी होता है कि वो आप दर्ज कर देते हैं, रकम आप लिख देते हैं, उसकी रसीद नहीं होती है, जो आपने टेंडर किया होता है उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, इस तरह की बेज़ाब्तियाँ हैं क्या? देखें फैसल साहब, इन ऑडिट हकाम की जानब से महकमा ख़ास इनिशिएटिव जो है, स्पेशल इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट है वो वाटर कमीशन के हुक्म पर उसको जो है ख़त्म किया गया है। लेकिन इससे पहले जो इस महकमे की जो चार्ज थी वो वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के पास थी, ये कलमदान उन्हीं के पास था, लेकिन उसमें बड़े स्कैंडल सामने आए जिस पर वाटर कमीशन ने हुक्म जारी किया कि ये अलग से महकमा क्यों कायम है, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसी महकमे की जानब से जो है इसमें 72 अफसरान मुकर्रर थे, किसी को जो है वो रिकॉर्ड भी मुहैया नहीं करते थे। जहाँ भी इंक्वायरियाँ हुई हैं तो एहतसाब भी जो इदारे थे उनको भी रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया। तो इसमें जो ऑडिट हकाम ने जो इस स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट मांगी थी कि बिड एवेल्यूशन जो रिपोर्ट है आपके पास, मिनट्स हैं, नोट शीट है, या जो रिलीज पोजीशन है, समरियाँ जो मंजूर हुई हैं, या स्पेशल इनिशिएटिव की जानब से जो समरी पैसे मांगे गए थे महकमा ख़जाना से उसकी रिपोर्ट दी जाए। तो ये जो रिकॉर्ड था ये मांगा गया था, लेकिन ऑडिट काम को इस सिलसिले में जो है रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया, कोई ताउन नहीं किया गया। ये ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि महकमा स्पेशल इनिशिएटिव के सेक्रेटरी को भी कहा था, सिंध हुकूमत के हकाम को भी कहा था कि रिकॉर्ड हमें मुहैया नहीं किया गया है, इस पर जो है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए, उसमें ये जो है कार्रवाई की जाए अफसरान के खिलाफ जिसने हमारे साथ जो है ताउन नहीं किया है। तो ये मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है, तो ऑडिट हकाम के साथ भी ताउन नहीं किया गया। जी अच्छा वहीद, आपने वाटर कमीशन की बात की, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये वाटर कमीशन बनाया गया। उसके बाद कराची में, सिंध में जो पानी के मसाइल थे उनको खुसूसी तौर पर लेकर ये वाटर कमीशन काम कर रहा है। सिंध हुकूमत ने बहुत सी यकीन दहानियाँ अक्टूबर 2016 में अदालत में करवाई थी पानी के मसले को हल करने के लिए, और बिलखसूस अंदरून सिंध में आरओ प्लांट्स की तनसीब भी थी जब थर का मामला उठा था उसके बाद से लेके अब तक। लेकिन इसमें जिस तरीके से माली बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और हर साल हो रही हैं, अब इस पर क्या पूछने वाला कोई नहीं है, या जो पूछने वाले हैं वो भी ये इन माली बेज़ाब्तियाँ करने वालों के साथ मिले हैं? फैसल साहब, ये देखें पूरी सिंध में यही सूरत हाल है। वाटर कमीशन की जानिब से भी इस पर जो है काम किया गया, उस के जो है कार्रवाइयों या अहकाम की रोशनी में बड़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट भी हुई है, लेकिन अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा है। ये जो आरओ प्लांट्स जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, निजी कंपनी को, उसमें जो है जेआईटी की जानिब से जो एफआईए की जेआईटी उसमें जिक्र है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी या जाली अकाउंट्स थे वो इस कंपनी का जो है इसमें जिक्र है, बेनिफिशरी है। तो इसी कंपनी के थ्रू जो है पूरी सिंध भर में जो है वो आरओ प्लांट लगाए गए। ज़्यादातर जो आरओ प्लांट लगाए गए हैं वो थर में लगाए गए हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद जो है 400 से ज़ायद है, और दूसरों पर जो है काम चल रहा है, गैर फाल हैं। तो इनके लिए भी जो है करोड़ों रुपए जो है 23 करोड़ इसकी मेंटेनेंस के लिए रखे गए हैं आरओ प्लांट्स की। हर साल जो है निजी कंपनी को इस मद में जो है मेंटेनेंस और आरओ प्लांट्स की बहाली के लिए वो रकम जारी की जाती है। हमने पॉइंट आउट भी किया है कई मरतबा। तो कहने का मकसद है सूरत हाल ओवरऑल जो आरओ प्लांट्स की है वो तसली बख्श नहीं है। जी
अच्छा, वही कराची में कुल कितने आरओ प्लांट्स हैं और कराची के अलावा सिंध के दीगर अजला में कितने आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं? फैसल साहब देखें, कराची में तो 19 आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ टाउन में। एक तो ये इब्राहिम हैदरी में बड़ा जो है आरओ प्लांट लगाया गया है, उसके हवाले से कोई अभी तक उनकी जो कारकर्दगी अभी नया आरओ प्लांट है तो उसके हवाले से कोई भी सवालिया निशान अभी तक सामने नहीं आए। इसी तरह जो है यूनुसाबाद में जो है इनकी जानब से वहाँ पर हमने इस पर जो है रिपोर्ट भी बनाई थी, वहाँ पर कोई भी सूरत हाल अभी तक वहाँ पर जो वहाँ के बासी हैं यूनुसाबाद के, वो भी यही शिकायतें कर रहे थे कि ये आरओ प्लांट जो है वो अभी तक काम ही नहीं कर रहा है, पानी हम जो है वो पैसों पर ले रहे हैं। वहाँ पर क्योंकि सियासी जमायत के लोग थे वो आरओ प्लांट चला रहे हैं। तो ओवरऑल जो यूनुसाबाद हो गया, लियारी हो गया, क्यामाड़ी हो गया, इब्राहिम हैदरी है, गडाब है, मलीर है, इसी तरह सदर टाउन में जो है गिजरी में ये आरओ प्लांट लगाए गए थे जिस पर उनकी जो कारकर्दगी है वो अच्छी नहीं है, मुतमईन या तसलीफ बख्श नहीं है। दूसरी जानब जो है वो ये ठट्टा में लगाई गई है, ठट्टा में लगाए गए थे आरओ प्लांट, बदीन में, थरपाकर। इससे पहले जो है मुशर्रफ दौर में जो है सिंध भर में वो आरओ प्लांट लगाए गए थे, सखर में, हैदराबाद, इसी तरह जो है घोटकी में। तो सिंध भर में जो आरओ प्लांट लगाए गए थे उनकी भी पीपल्स पार्टी से पहले जो मुशर्रफ दौर में लगाए गए थे आरओ प्लांट, उनकी भी कारकर्दगी वो बेहतर नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो आरओ प्लांट लगाए गए उनकी भी जो है अभी तक वो आरओ प्लांट खराब हैं या वहीद राज पर आपने बहुत डिटेल में हमें बताया कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स जिनका काम है मीठा पानी जो ज़ेरे ज़मीन पानी होता है, खारा पानी है, उसको फ़िल्टर करके आवाम तक पहुंचाना। सिंध में बड़े पैमाने पे ये प्लांट्स लगाए गए, पिछले कुछ सालों में इनकी तनसीब हुई, लेकिन बेज़ाब्तियाँ हम देख रहे हैं कि हर साल यहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है और वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब जब से उन्होंने चार्ज संभाला है और वो खासे सरगर्म है मामलात को लेकर। अब एक और फैसला किया गया है वजारत रेलवे की जानिब से कि रेलवेज़ के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस का 5 साला ऑडिट कराने का फ़ैसला किया गया है। और शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि इंक्वायरी करें कि डायरेक्टरेट में कितना नुकसान हुआ है। सैयद नवीद जमाल साहब की ये खबर है, रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे भी है, वहाँ भी आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। सैयद नवीद जमाल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे ये डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस कायम कब हुआ था और इसके साथ साथ ये जो ऑडिट करवाने का फ़ैसला किया गया है, क्या ऑडिटर जनरल से कहा जाएगा या फिर कोई और पार्टी जो है उसको ऑडिट के लिए ये टास्क दिया जाएगा? देखिए जी, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2001 में जब उस वक्त वाकई वज़ीर थे जावेद अशरफ काजी, उस दौर में ये डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस कायम किया गया था और इसका काम जो था रेलवे के अंदर जितनी भी बेज़ाब्ती होनी थी उनकी निशानदेही करनी थी। ठीक है, इस डायरेक्टरेट में जो एक डायरेक्टर जनरल था ग्रेड 20 का और उसके नीचे रेलवे की 7 डिवीज़न है, उनमें डिवीज़न में उन्होंने डायरेक्टर तैनात किए हुए थे ग्रेड 19 के। और चूँकि मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान रेलवे का जो इस वक्त पूरे मुल्क में रेलवे ट्रैक 11,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है और इसमें रेलवे में जो इस वक्त जो है ना 80,000 से ज़ायद जो है मुलाजमीन हैं और 100 से ज़ायद जो पैसेंजर ट्रेनें और 12 फ्रेट ट्रेनें रोज़ाना के बुनियाद पे इस पर चलती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2007 में जब शेख रशीद साहब पहली दफ़ा वज़ारत रेलवे में आए एज ए वफाकी वज़ीर बन के, तो उन्होंने इसको विजिलेंस डायरेक्टरेट को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद 2011 में दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन पे ये डायरेक्टरेट विजिलेंस दोबारा कायम किया गया और 2011 से लेके अब तक, जब तक ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उस वक्त तक ये डायरेक्टरेट विजिलेंस अपना खिदमात सर अंजाम देता रहा। मैं आपको बताते चलूँ कि जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स सामने आया कि 2016-17 में डायरेक्टरेट विजिलेंस ने बगैर टिकट के जो है ना वो मुसाफिरों के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए कोई 5 करोड़ 26 लाख रुपए के जुर्माने किए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के ज़मीन की लीज़ में
दुकानों की मद में कोई 4 अरब 62 करोड़ 50 लाख रुपए वाजिब अदा को निशानदेही की गई है, जिस पर पाकिस्तान रेलवे ने वसूलियाँ की हैं। इसी तरह चारों सूबा में जो ना रेलवे के जो ज़ेर इस्तेमाल रेलवे की ज़मीन थी उसमें उन्होंने रेलवे डायरेक्टरेट ने जो ये निशानदेही की कि 3,371 एकड़ अराजी पर कब्ज़ा माफिया जो ना वो काबिज है, जिस पर एक्शन लेते हुए कोई इन्होंने रेलवे ने ज़मीन वागुजार कराई है। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि जी गुज़श्ता 2016-17 में एक साल में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने कुछ 652 बेज़ाब्तियों की निशानदेही की थी, जिस पर जो है ना वो एक साल में 295 बेकायदगी में एक्शन लिया गया और उस पर एक्शन लेके कार्रवाई की गई मुतल्लिका अफसरान के ख़िलाफ़। अभी चूँकि जो ही वफाकी वज़ीर रेलवे शाह रशीद ने वजारत का ओहदा संभाला तो उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने इस वजारत को, इस डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस को ख़त्म करने का ऐलान किया। और उसके बाद जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि जी अभी रिसेंटली जो शिकायत मसूल हो रही थी अफसरान की तरफ से, उन शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे ने अभी कुछ दिन पहले जो है ना वफाकी सेक्रेटरी रेलवे सिकंदर सुल्तान राजा को हिदायत की है कि जी वो इस सिलसिले में एक कमेटी कायम करें जो कि गुज़श्ता 5 साल में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की जो कारकर्दगी है और इसके रिकॉर्ड का जो है ना वो ऑडिट कराएं। और ये ऑडिट जो है ना ये इंटरनल ही रेलवे का कोई ऑफिसर जो है ना जिसको ये वफाकी सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे वो ही इनकी इंक्वायरी करेंगे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जी ज़राए बता रहे हैं कि जी वफाकी वज़ीर ने कहा कि जी जो भी इन बेज़ाब्तियों में मुलव्वस अफसरान पाए जाएँ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा सैयद नवीद जमाल साहब, आपने कारकर्दगी से मुतालिक कुछ आदाद व शुमार भी बताए हैं। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है, अगर इसकी कारकर्दगी बेहतर है, तसल्ली बख्श है, तो फिर इसको ख़त्म करने या इसका ऑडिट कराने का फ़ैसला किया क्यों गया है? देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि 2007 में जब शाह रशीद साहब पहली दफ़ा वजारत रेलवे में आए तो उन्होंने इस डायरेक्टरेट को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि नैब के कहने पर नैब ने कहा था कि चूँकि रेलवे एक बहुत वसी और बहुत बड़ा इदारा है जिसके चारों सूबों में ट्रैक मौजूद हैं, उनके दफातर मौजूद हैं और मुलाजमीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो है ना ख़रीद फ़रोख्त लोकोमोटिव की भी, पैसेंजर की भी और दीगर जो है ना वो अरबों रुपए की मालियत की जो है ना ख़रीद फ़रोख्त होती है, इंटरनल भी और बैरून ममालिक से भी। तो उसमें नैब ने कहा था कि इस पे आप जो है ना लाजमी एक डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस को दोबारा बहाल किया जाए ताकि वो रेलवे के अंदर एक तो मुसाफिर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी, फ्रेट ट्रेनों की पंक्चुअलिटी और ये जो टिकट लेस जो है ना ट्रैवलिंग थी इसको और इसके अलावा दीगर जो बेज़ाब्ती थी उसकी निशानदेही करनी चाहिए करे ताकि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस जो हमारे ज़राए कहते हैं कि जी वो अब तक ठीक काम कर रहा था, इसको फाल करने की ज़रूरत थी और इसको ज़्यादा बाख्तार बनाने की ज़रूरत थी ताकि ये बेहतर अंदाज में अपना काम कर सके। लेकिन बताया जा रहा है कि जी क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस जो है ना ये इसके डायरेक्टर जनरल रेलवे के अंदर ग्रेड 20 का मुलाजिम है और उसके ऊपर भी अफसरान मौजूद हैं और इसके और चूँकि इनके पास मुकम्मल तौर पे अख्तियारात नहीं थे, इनके अपने ऑफिस नहीं थे और ये जब भी इंक्वायरी करते थे वो रेलवे की गाड़ियाँ या उनके इस्तेमाल करते थे, इस वजह से उनके जो इसके बावजूद भी डायरेक्टरेट जब ये डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस नहीं था नवीद जमाल साहब, तो उस वक्त क्या तरीक़ाकार होता था रेलवे के उमूर की निगरानी करने का, इंतज़ामात देखने का? उस वक्त तो सिर्फ यही था कि जो भी सेक्रेटरी रेलवे या जनरल मैनेजर ऑपरेशन जो है ना वही उसको लुक आफ्टिंग करता था या डिवीज़न में जो भी डिविजनल सुपरटेंडेंट साहिबान थे वही इसको देखते थे। और इसके अलावा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो अपनी ऑडिट करता था और रेलवे का अपना ऑडिट का सिस्टम भी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस इस वक्त भी और पहले भी ये रेलवे की एक रेलवे के लिए नहायत ज़रूरी है और इसको ज़्यादा फ़ाल और बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये डायरेक्टरेट कायम होने के बाद क्या रेलवे की जो कारकर्दगी है उस पर बेहतरी आई है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने जो है ना पूरे मुल्क में जहाँ इनको कंप्लेंट्स मिली हैं उनके खिलाफ उन पर उन्होंने कार्रवाई की है और उन्होंने फिर वजारत रेलवे को और पाकिस्तान रेलवे के आला हुकाम को निशानदेही भी की है कि ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, इन पर कंट्रोल पाया जाए। और उस पर जो मैंने आपको फिगर बताई कि 2016-17 में जो ना 652
बेज़ाब्तियों की निशानदेही की थी, जिस पर 295 पे जो है ना वो एक्शन लेते हुए उन्होंने रेलवे ने एक्शन लिया है और उस पर कार्रवाई की है। इस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी पिछले 5 सालों में कोई 4000 से ज़ायद बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि जी रेलवे डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस को दोबारा से फ़ाल और बाख्तियार करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये इसके इख्तियारात क्या थे? क्या सिर्फ निगरानी करने थे, उमूर को देखना था, या किसी को सज़ा देनी है, जजा देनी है, वो भी ये डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस जो है इसके पास इख्तियार था, या ये मुतल्लिका जो डायरेक्टरेट था या डिपार्टमेंट था उसको रेफ़र कर देते? देखिए, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती थी, ये इनके जितने भी डिवीज़न है, 7 डिवीज़न है पाकिस्तान रेलवे के, उन 7 डिवीज़न में इनके डायरेक्टर जो है ना वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनके पास ये शिकायत जाती थी, उस पर वो इंक्वायरी करते थे। और इंक्वायरी ये थी कि ये बाज़ औक़ात ये छापे मार के ट्रेनों के अंदर टिकट लेस जो पैसेंजर सफ़र करते थे उन पर जुर्माने करते थे, और उसके बाद जितनी भी ख़रीदो फरोख्त होती थी उसकी आज खुद इंक्वायरी करके ये आला हकाम को रिपोर्ट भिजवा देते थे कि जी ये प्रोजेक्ट्स में अंदर ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी अच्छा, अगर ये इसकी कारकर्दगी बेहतर है, तसल्ली बख्श है, ये काम भी कर रहा है, रेलवे को नुकसान से भी पहुंचा रहा है, तो फिर इसको शेख रशीद साहब क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? लेकिन जिस तरह हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जी 2007 में भी कोई ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे शेख रशीद साहब जो है ना वो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस से नालान थे, और उस वक्त भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और अब जबकि दोबारा जब उन्होंने चार्ज संभाला, पहले इस इदारे को ख़त्म किया और उसके बाद जो है ना अभी उन्होंने कहा कि जी इसकी 5 साल गुज़श्ता 5 साल जो कारकर्दगी है और इस जो रिकॉर्ड है उसका ऑडिट कराया जाए, और उस पर जो है ना वो उनकी जो भी मुलव्वस। ठीक है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सैयद नवीद जमाल साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद मामलात पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने प्रोग्राम में हमने पहले तज़किरा किया था जनूबी पंजाब की जो सरकारी जामियात हैं, जिनमें जामिया ज़करिया है, फिर उसके बाद हमने ख़ातीन यूनिवर्सिटी का भी तज़किरा किया था। यहाँ मुख्तलिफ़ हवालों से बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, मुबैना तौर पर करप्शन हो रही है, और फिर इस करप्शन की वजह से नुकसान जो पहुँचता है वो सरकारी ख़जाने को ही पहुँच रहा होता है। शोबा तालीम में करप्शन को लेके हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे पास 2 ख़बरें हैं, लेकिन ये जो ख़बर है ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की है। यहाँ भी माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तरक्याती मंसूबों का फ़ंड ज़ाती अकाउंट्स में रखकर लाखों रुपए मुनाफा कमाया, और उसके बाद वो मुनाफा जेबों में भर लिया और सरकार के पैसे दोबारा अकाउंट में डाल दिए गए। ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, ये पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं ये तरीका बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कितनी मालियत का ये फ़ंड था, इस पे मुनाफा कितना कमाया गया, और इस सारी कारीगरी में कितने लोग मुलव्वस हैं? जी, ये मुकम्मल जो 4 मंसूबे थे जिनका जो फंड एचईसी ने जारी किया था वो 15 करोड़ से ज़ायद किया था। 4 मंसूबों को मुकम्मल होने के लिए 1 साल का टाइम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया थी उसके कुछ सीनियर जो अफसरान थे उन्होंने जो तमाम तर फंड था वो ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल किया है, और वहां पे उन्होंने सेविंग अकाउंट जो उनके थे उसमें मुंतकिल करके उस पर लाखों रुपए प्रॉफिट लिया, जिसकी वजह से चारों मंसूबे जो थे जो इल्तवा का शिकार है वो मुकम्मल नहीं हुए। तखीर का सबब बन रहा है ये जो उनका ज़ाती यानी कि जेबें भरने का मकसद है। उसमें जब एचईसी की टीम 6 से 7 दिसंबर के दरमियान यहाँ पर बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी आई थी, उन्होंने इन मंसूबों की इंस्पेक्शन की कि ये मंसूबे अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए। तो उस पर उन्होंने जब मुलाजमीन से तफ्तीश की, उनसे पूछताछ की, तो उसमें ये बात सामने आई कि जितना भी बजट था वो सारा उन्होंने ज़ाती अकाउंट्स में रखकर उस पर मुनाफा लेते रहे। ये तकरीबन 1 साल तक जो है ये ज़ाती अकाउंट्स में, बचत अकाउंट में रखकर जो है वो मुनाफा लिया जाता रहा। आप खुद अंदाजा करें कि 15 करोड़ का फंड था, 15 करोड़ के फंड पे एक महीने का अगर उसका लगाए एस्टिमेट तो 15 से 16 लाख का मुनाफा बनता है। तो ये 1 साल तक जो है वो मुनाफा लिया जाता रहा। एचईसी की मॉनिटरिंग टीम ने जब ये सारा मामला देखा तो उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म देते हुए
2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर रही है यूनिवर्सिटी इंतजामिया से। उसके साथ साथ ये बात भी सामने आई कि इनके जो सब कैंपस हैं उसमें बहावलपुर सब कैंपस, बावल नगर सब कैंपस है, रहीम यार खां में सब कैंपस है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, वहां भी माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। उसके साथ साथ इनका जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें भी माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ, जिस पर HEC ने उनका तमाम तर अखराजात की तफसीलात जो है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलब कर ली है। और उस मामले पर उन्होंने सख्ती से ये कहा है कि अगर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा ना करवाई गई तो जो मुतलका तहकीकाती इदारे हैं उनसे रजू किया जाएगा और जो भी सारी तमाम तर करप्शन में, तमाम तर माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस जो अफसरान है उनके खिलाफ जो है वो हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको यहाँ इस बात से भी आगाह करूं कि जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उनके मुताबिक HEC का जो तरक्याती फंड है वो किसी दौर भी उसे जाती अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी के जो नेशनल बैंक के अकाउंट्स हैं उनमें सिर्फ उसको करंट अकाउंट जो है उनमें वो तमाम तर जो फंड है वो मुंतकिल किए जाते हैं और हस्बे जरूरत जो है वो फंड निकाल कर उन्हें मनसूबों पर खर्च किया जाता है। मगर यहाँ पे इन्होंने जाती जेबें भरने के लिए जो नया जो एक कारीगरी जो है वो इस्तेमाल की, वो ये की कि तमाम तर जो फंड थे उनको जाती जो बचत अकाउंट थे उनमें शिफ्ट किया और वहां से पैसे बगाए बगाए मुनाफा की मद में हासिल करते रहे, जिसकी वजह से चारों मंसूबे जो यूनिवर्सिटी के थे वो इल्तवा का शिकार हुए, तखीर का शिकार हुए। तखीर का शिकार होने की वजह से उन मंसूबों पे जो लागत है वो भी इजाफी आई, जिसकी वजह से मजीद कौमी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा ज़हीर, इसमें क्या सिर्फ अकाउंट्स वाले लोग ही मुलव्वस हैं या फिर इसके अलावा दीगर जो शोबे हैं, दीगर डायरेक्टर्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं, क्या उनको भी इस बात की खबर है? इसमें जो ज़राए के मुताबिक जो मुलव्वस बताए जा रहे हैं वो खजाना दार, क्योंकि सारा जितना भी हिसाब किताब होता है वो खजाना दार के दफ्तर में होता है। उसके साथ साथ जो वाइस चांसलर है वो बराए रास्त उन फंड की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो बताया यही जा रहा है कि वाइस चांसलर, खजानादार और रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इनकी मिली भगत से ये सारा सिलसिला जारी रहा और जितना भी फंड था वो 15 करोड़ से जायद का फंड था, वो 15 करोड़ से जायद का फंड था, वो अपने जाती जो सेविंग अकाउंट से उनमें ट्रांसफर करके मुनाफा लिया जाता रहा। जब HEC की मॉनिटरिंग टीम आई है इंस्पेक्शन के लिए इन तमाम तर मनसूबों की 6 और 7 दिसंबर को, तो उन्होंने जब यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन थे उनसे तफसार किया कि ये मनसूबे अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए, इतनी सुस्त रवि से क्यों काम किया जा रहा है, तो उस वक्त ये बात सामने आई। कुछ मुलाजमीन ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर HEC हुकाम को बताया कि ये पिछले कुछ महीनों से ये जितना भी फंड है वो जाती बचत अकाउंट्स में शिफ्ट करके उस पर मुनाफा लिया जाता रहा है, जिसकी वजह से अभी तक जो मंसूबे हैं वो इल्तवा का शिकार है, तखीर का शिकार है। अच्छा, वाइस चांसलर हैं कौन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, और क्या मुस्तकिल हैं या फिर ये भी एडहॉक बेसिस पे हैं? जी, एडहॉक बेसिस पे तो नहीं है, मुस्तकिल इनके वाइस चांसलर है। जब HEC की टीम आई है तो HEC की टीम ने इसकी तमाम सारी इंक्वायरी जो रिपोर्ट है वो हमें चाहिए। अगर रिपोर्ट जो है वो फराहम ना की गई तो मुतलका जो तहकीकाती इदारे हैं उनसे रजू किया जाएगा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जो है वो हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनके जो सब कैंपस हैं उनके हवाले से भी जो फंड्स में है खुर्द का इंकशाफ हुआ था, तो उस पर भी HEC की जो इंस्पेक्शन टीम है उसने उस पर भी इंक्वायरी का हुक्म देते हुए तमाम तर जो तफसीलात हैं अखराजात की वो तलब कर ली। ठीक, ज़हीर आपने बहुत डिटेल में हमें बताया मुल्तान से, और ये भी बता दें जो दीगर जामियात हैं, बड़ी जामियात बिलखुसूस जनूबी पंजाब में जामिया ज़करिया है, ख़वातीन यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी हमने देखा कि माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की माली बेज़ाब्ती है ये कितनी मुख्तलिफ है, यहाँ कितना मुख्तलिफ तरीका अपनाया गया है पैसे हड़प करने के लिए? जी, जामिया ज़करिया जिस तरह हमने पिछले कुछ प्रोग्रामों में जिक्र भी किया तो वहाँ पे तो तामीराती मंसूबे थे वो मनपसंद ठेकेदारों को उसके ठेके देकर जो है वो खुर्द की गई, या फिर जो मनपसंद लोग हैं उनको नवाजने के लिए उन्हें गैर कानूनी भर्तियां जो है वो की गई और उसकी मद में पैसे वसूल किए गए। यहाँ पर थोड़ी सी नोयत मुख्तलिफ थी। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में जिस तरह हमने पिछले कुछ प्रोग्रामों में जिक्र भी किया था तो वहाँ पर भी यही पॉलिसी अपनाएगी कि अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए जो है वो गैर कानूनी भर्तियां की गई और उसकी मद में पैसे वसूल किए, जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में भी सारे इंकशाफात जो है वो सामने आए। लेकिन यहाँ पे जो कारीगरी की गई इसमें मंसूबे जो है वो मनपसंद अफराद को नहीं दिए गए
उसमें किया ये गया कि जितनी भी रकम है तरक्याती मंसूबों की वो अपने बचत अकाउंट्स में शिफ्ट करके वहां पे मुनाफे की मद में जो है वो रकम खुर्द-बुर्द की गई। और अब जब ये मामला सामने आया है तो एचईसी हुकाम ने जो है वो 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब की। आप देखते हैं कि जो रिपोर्ट मुहैया की जाती है उसमें कितने हक़ाइक़ जो है वो रखे जाते हैं। अगर ये रिपोर्ट बर वक्त मुहैया नहीं करते एचईसी को तो उसके बाद जो है वो मुतलका तहकीकाती इदारे जिसमें एंटी करप्शन है, नैब है या दीगर जो इदारे हैं उनसे भी रुजू किया जा सकता है। ठीक ज़हीर, आपने बहुत डिटेल में बताया। जो मौजूदा चेयरमैन है एचईसी के, उनकी जानिब से जब से उन्होंने संभाला है खासे मुतहर्रिक हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस बात का बखूबी जायज़ा लगा रहे हैं कि इससे पहले जो फंड्स दिए जाते रहे यूनिवर्सिटीज़ में वो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। मोती साहब, आपकी तरफ आते हैं। 294 अरब रुपए का मुल्तान सक्खरवे मोटरवे का मुआहदा मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन वो कौन से बड़े तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ भी कौम के पैसे को एक तरीके से लूटा गया? ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुल्तान सक्खर मोटरवे का जो मुआहदा किया गया है चीनी कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान, उस पर सवाल उठा दिया गया है और ये सबसे बड़ा मोटरवे की लाइंस में स्कैंडल बन चुका है। इसकी वजह यह है कि वो नौमान वज़ीर एक सेनेटर हैं, उन्होंने पिछली 2 मवासलाती कमेटी जो है सेनेट की, उसमें ये मामला उठाया है कि जो प्लानिंग कमीशन है पाकिस्तान का, वजारत ख़जाना, इन्होंने पहले तो ये किया कि इसकी कीमत बहुत बढ़ा दी, इसकी कीमत बढ़ा दी और अब हमें ये 294 अरब रुपए जो हैं ये कर्ज़े में वापस करने होंगे सूद समेत। अब ये जो मुआहदा जिस तरह कंसीव किया गया, बनाया गया, तो उसमें यह था कि वो कंपनी ये जो मंसूबा है इसको मुकम्मल करेगी, बनाएगी। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया कि बाद में अपने साथ छोटे ठेकेदारों को ले आए और इसकी इजाज़त चूंकि नहीं थी पेपर रूल्स के तहत, तो उन्होंने ठेका देने के बाद पेपर रूल्स से इजाज़त ली। यानी ये हरकत की कि ये काम हो ही नहीं सकता एक, और उसकी इजाज़त भी ठेका देने के बाद ली। तो इस पे सवाल उठ गया कि इसमें तो और भी मामलात ख़राब हुए होंगे। तो पता चला कि इसमें एक सबसे बड़ा मामला ये हुआ कि पाकिस्तान ने ये जो कर्जा वापस करना है इसका 294 अरब रुपए, ये टोल टैक्स लेके वापस करना है, तो टोल भी मुतय्यन नहीं किया गया कि वो कितना होगा। अब जो आम मोटरवे का टोल है वो इस पर भी रख दिया गया, हालांकि ये स्पेशल मोटरवे है, इसका टोल टैक्स ज़्यादा रखना था, वो भी नहीं किया गया। उसके अलावा जो किया गया कि पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जो प्लानिंग कमीशन है और जो वजारत ख़जाना है उन्होंने कुछ सवाल ही नहीं उठाया। ये 3 हरकतें ऐसी की गई कि इस मोटरवे के मंसूबे का स्कैंडल बन गया। पिछली 2 मीटिंग्स में जो प्लानिंग कमीशन है और वजारत ख़जाना है उनसे बार बार सवाल किए गए कि आप ये मामला नैब क्यों नहीं भेजते। तो उनसे कहा गया कि नहीं, इसमें जिस तरह आप कह रहे हैं, सेनेट की कमेटी कह रही है, उस तरह का स्कैंडल नहीं है ये, इसमें हमने सब काम रूल्स के मुताबिक किए हैं। लेकिन जब यह सवाल उठता था कि भाई आपने ठेका देने के बाद पेपरा रूल्स से इस्तिस्ना किस तरह मांग लिया कि भाई हम छोटे ठेकेदारों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था। लिहाजा पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला किया गया कि अब जो 3 तारीख को 3 जनवरी को जो मवासलाती कमेटी सेनेट की है उसमें जो सवाल उठ रहा है, ये दोबारा आ रहा है, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि क्या ये केस फिट है कि इसको नैब भेज दिया जाए। अगर ये नैब भेज दिया गया तो इसमें 2 चीज़ें तय होंगी। एक कि प्लानिंग कमीशन का और वजारत ख़जाना का इसमें रोल क्या है, क्यों इन्होंने ऐसी बेज़ाब्तियों की इजाज़त दी। दूसरी बात यह की जाएगी कि टोल टैक्स जो है वो कम क्यों रखा जा रहा है, वो टोल टैक्स जो है स्पेशल क्यों नहीं है, क्योंकि नौमान वज़ीर सेनेटर जिन्होंने ये सवाल उठाया है और जो कह रहे हैं कि नैब में इसको भेजें, उनका कहना यह है कि इसमें तो 80% तो चाइनीज़ जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, वो चलेगी और इसमें पाकिस्तानी ट्रैफिक तो बहुत कम होगी। लिहाजा वो अपना कारोबार कर रहे हैं और सड़क की तोड़ फोड़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके मेंटेनेंस भी फिर हमारे ऊपर आएगी, तो लिहाजा इसका टोल टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया गया। अब ये केस अगर नैब में जाता है तो इस 2 बुनियादों पर जाएगा। एक
कि इसका 294 अरब रुपए का बजट जो है, क्या ये जायज़ है? क्योंकि पाकिस्तान को तो ये सारा कर्जा सूद के साथ वापस करना होगा। दूसरा, इसमें जो बेज़ातियाँ की गई उन अफसरान को जिन्होंने इसकी इजाज़त दी या हुकूमत ने पिछली ने इजाज़त दी, तो उनको, उनके ज़िम्मेदारान को सामने लाया जाए और नैब को चाहिए कि इस पर फ़ौरन एक्शन ले और ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाए। अच्छा होती साहब, क्या ये मुआहिदा रीनिगोशिएट हो सकता है? जी नहीं, ये मुआहिदा अब रीनिगोशिएट इसलिए नहीं हो सकता कि हमने सॉवरेन गारंटी दे रखी है। इसमें सॉवरेन गारंटी जो है पाकिस्तान में जो प्राइवेट अदारे हैं बिजली बनाने वाले, उनको भी दे रखी है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने पिछले 10-15 साल में सॉवरेन गारंटीज दी हैं और उनमें जो घपले और नुकसानात पाकिस्तान को पहुँचे हैं उनको रिवर्स नहीं किया गया। ये अब पाकिस्तान समझ लें आप कि फंस चुका है इसमें। अगर ये वाकई सही बात है और डिटरमिन कर दी जाती है कि 294 अरब रुपए का ये मंसूबा नहीं है, इससे कम में भी बन सकता था और टोल जो है वाकई इसको कम रखा गया है, तो ये सामने आएगा कि सॉवरेन गारंटी देने के बाद हम इसमें कर कुछ नहीं सकते। लेकिन जिन अफसरान ने और जिन वजीरों ने इसमें घपले में हिस्सा लिया है उनको सजा दी जा सकती है। अच्छा होती साहब, अब आप कह रहे हैं कि नुकसान तो हो गया है, लेकिन नैब में जाने का मकसद सिर्फ सज़ा है। ऐसे मुआहदे करने से बचने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखुसूस कम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर हैं मवासलात के, मुराद सईद साहब, उनके इल्म में भी है ये मामला, और जो नए मुआहदे किए जा रहे हैं कि ये पिछली गलतियां भूल कर उनको छोड़कर नए मुआहदों को लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है? जी, मुराद सईद साहब एक मीटिंग जो पिछली हुई थी उसमें मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बातें हुई। वो बातें जो हुई तो उनके नोटिस में भी लाई गई, लेकिन उसके बाद से मैंने सेनेट में चेक किया, मैंने सेनेट की कमेटी में चेक किया, उसके बाद से हुकूमत की तरफ से जो जवाब देना है 3 तारीख को, जनवरी को, उसके लिए कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। अगर वो तैयारी हो गई तो ये केस नैब के लिए फिट है और ये जाएगा। ठीक। इकराम होती साहब, वहीद राजपर, फजल तवाब, सैयद नवीद जमाल, ज़हीर अब्बास, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।